Hello everyone, I am your educator Arpita Pal and we are again here with another lesson in the course the 10 most important topics in Indian polity. This is the 10th lesson in the course. I hope you have gone through the previous lessons as well. But before beginning, again there is an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes to have the daily Hindu news analysis and analysis of important international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, important Indian polity topics classes like this one, and economics classes and economics MCQ series. Also, you can press the bell icon and never miss an update. Arpita Sharma ma'am is also taking Live Plus courses on Unacademy Plus platform. So you can use the code SHARMA20 to get 10% discount and reap the benefits. So let's begin. Now our today's lesson deals with the Berubari Union case. I hope you have read about it. आपने जब सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स वगैरह हैं उनका अगर कोई लेसन देखा होगा, आपने बेरुबारी यूनियन केस के बारे में पढ़ा होगा. But to tell you in detail, बेरुबारी यूनियन केस बेसिकली, देखो बेरुबारी बेसिकली एनक्लेव्स थे या एरिया था अराउंड 11 स्क्वायर किलोमीटर्स का, 11.6 स्क्वायर किलोमीटर्स का. मैं आपको अभी एक समरी दे रही हूँ, अभी हम डिटेल में तो आगे पढ़ेंगे ही. तो बेरुबारी जो था वो एरिया था. अब ये एक डिस्प्यूटेड रीजन था और अगर आप इसको देखो ये कोई केस नहीं था सुप्रीम कोर्ट का. इट वॉज बेसिकली अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था ये. कोई आप इसको केस नहीं कह सकते, बट हम इसको केस की तरह से पढ़ते हैं. हर जगह हम लोग यही देखते हैं बेरुबारी यूनियन केस, बट इट वाज नॉट बेसिकली अ केस. ये एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था. ठीक है. नाउ वी विल डील विद दिस और वी विल अंडरस्टैंड दिस इन डिटेल. बेरुबारी यूनियन, इट वाज अ स्मॉल एरिया ऑफ 11.26 स्क्वायर किलोमीटर्स विच वाज डिस्प्यूटेड. राइट. अब डिस्प्यूटेड क्यों था, क्या रीजन थे डिस्प्यूट के, ये अभी हम लोग देखेंगे. So why it was disputed? Let's discuss. अब डिस्प्यूट समझने से पहले आपको हमारे कुछ आर्टिकल्स या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स हैं उनकी नॉलेज होना ज़रूरी है. फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 1. आर्टिकल 1 स्टेट दैट इंडिया शैल बी अ भारत और इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. राइट. सो आर्टिकल 1 स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब यूनियन ऑफ स्टेट्स तो है ही भारत. ठीक है. मतलब हम लोग कोई ऐसे नहीं है कि हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह बहुत सारे स्टेट्स जो हों वो कहीं ना कहीं साथ में आए हों और यूनाइट किए हों एक कंट्री बनाने के लिए. इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स और कोई भी स्टेट जो है इंडिया का, इट डज़ नॉट हैव द पावर टू सीड अवे. ठीक है. दैट इज इंडिया इज एन अनकंडीशनल फेडरेशन. इंडिया एक अनकंडीशनल फेडरेशन है. नो पावर टू सीड अवे. नो स्टेट हैज़ द पावर टू सीड अवे. किसी भी स्टेट के पास इंडिया के पावर नहीं है कि वो भारत से अलग हो जाए. राइट. क्योंकि हमारे आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कहता है इंडिया इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट. शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट. जब भी शैल आता है ना तो वो मैंडेटरी चीज़ होती है. आप ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो टर्म्स है ना ये ध्यान से पढ़ा करें कि जब भी शैल आ रहा है, मे आ रहा है, कैन आ रहा है, तो वहाँ पर उस टर्म का मतलब क्या है. सो शैल मीन्स मैंडेटरी. दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स. ओके. It is or it will be always will be a union of states as specified in schedule 1. Now article 3 क्या कहता है दैट अब हम लोग इंडिया में नए स्टेट्स बना सकते हैं. जो स्टेट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं डिमिनिश कर सकते हैं उनका एरिया और ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री. जैसे आप देखें बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर कुछ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नेम्स भी बदले गए हैं. जैसे अगर आप देखें कि हम लोगों के जब उत्तरांचल था पहले, इस तरह से हमने वहाँ का नेम चेंज किया है उत्तराखंड का. नए स्टेट्स बनाए हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, अभी हमने नई यूटीज़ बनाई हैं. तो इस तरह से हमारे पास ये राइट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट गिवन है दैट यू कैन फॉर्म अ न्यू स्टेट्स. या तो आप 2 स्टेट्स को ज्वाइन कर लें. ठीक है. या तो आपने 2 स्टेट्स को ज्वाइन कर लिया, या फिर स्टेट और यूटी को ज्वाइन कर लिया, या फिर 2 यूटीज़ को ज्वाइन कर लिया. इस तरह से आप नए स्टेट्स बना सकते हैं. अब आप किसी स्टेट का एरिया भी डिमिनिश कर सकते हैं. जैसे अगर आप आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, वहाँ पर एक स्टेट में से 2 स्टेट्स बन गए, तो इस तरह से 2 स्टेट्स फॉर्म किए. ऑल्टर कर सकते हैं बाउंड्री. अगेन द एग्जाम्पल ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. तो इस तरह से हमने 2 स्टेट्स बनाए. पर अगर हम प्रीवियस आर्टिकल दैट इज आर्टिकल 1 की अगर बात करें,
यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक और चीज़ कहता है कि अब इंडिया में आपने आर्टिकल 12, आई होप आर्टिकल 12 आप देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हर लेसन में आर्टिकल 12 की बात करते हैं। ऐसे ही आर्टिकल 12 की अगर बात करें तो स्टेट बोला गया है, पर यहाँ पर हम उस स्टेट की बात नहीं कर रहे, राइट। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या होगा, और द आई शेल एक्सप्लेन यू इन अ वाइट स्क्रीन आई गेस लाइक दिस। सो टेरिटरी ऑफ इंडिया, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या आ जाता है, स्टेट, यूनियन टेरिटरीज एंड other territories as acquired by India, राइट। सो अगर हम पूरी टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें, वहाँ पर स्टेट्स आते हैं, यूटीज आते हैं और ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया ने अक्वायर की हो। यहाँ पर हमने कहीं भी सब्सट्रैक्शन की बात नहीं की है, हमने ये कहीं नहीं कहा है कि इंडिया से कोई भी स्टेट जो है वो अलग हो सकता है, नहीं। हमने ये नहीं कहा है कि इंडिया से अगर कोई स्टेट अलग हो रहा है तो फिर वो टेरिटरी में होगा, इंक्लूड नहीं होगा, नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं कही है। हमने एक्सचेंज ऑफ टेरिटरीज की भी कोई बात नहीं कही है। ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि आगे आपको ये चीज़ समझ आएगी कि हम लोग आर्टिकल 1 और 3 क्यों डिस्कस कर रहे थे। नाउ अब क्या हुआ, इंडिपेंडेंस से पहले ऑगस्ट ऑफर आया। ऑगस्ट ऑफर में अगर आपको याद हो तो ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, ये सारे इस तरह के मिशन थे जो कि जब हम पर जो ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तब आए थे। तो ऑगस्ट ऑफर जो था बेसिकली अगस्त 8, 1940 अगस्त ऑफर आया। वहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। ये बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था और ये कहा गया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब था कि दे विल रूल अस, बट हम लोग एक डोमिनियन की तरह उनके अंडर होंगे, ब्रिटिशर्स के अंडर होंगे। बट मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, वी वांट अ सेपरेट नेशन, वी वांट अ डिफरेंट और अ सेपरेट नेशन फ्रॉम इंडिया, वी वांट टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया। सो डोमिनियन स्टेटस की जो रिक्वेस्ट थी या जो ऑफर था वो इंडिया ने डिक्लाइन कर दिया। देन केम द क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ने भी कहा कि ठीक है, हम लोग बेसिकली जो स्टैफर्ड क्रिप्स या फिर एवी अलेक्जेंडर एंड पैट्रिक लॉरेंस, ये इनके मेंबर्स थे। इन्होंने एक और हम लोगों को आइडिया दिया कि ठीक है, किस तरह से हम लोग इंडिपेंडेंस से पहले जो एक ऑटोनॉमस स्टेट की तरह काम कर सकते हैं, बट ये भी डिक्लाइन कर दिया गया। फाइनली व्हाट हैपेंड in June 1946 माउंटबेटन प्लान केम। माउंटबेटन प्लान को जून प्लान भी कहते हैं या फिर माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं बिकॉज इट केम इन 1946। और इसमें ये कहा गया, पहली बार ये माना गया कि ठीक है, हम लोग जो पार्टीशन की थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्रिप्स मिशन में ये नहीं माना गया था, कैबिनेट मिशन में ये नहीं माना गया था, पर माउंटबेटन प्लान में पहली बार ये माना गया कि ठीक है, हम लोग इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं और जो मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स हैं उनको एक नए स्टेट पाकिस्तान को दिया जाएगा। ये नहीं था कि जितने भी मुस्लिम एरियाज हैं जहाँ पर भी मुस्लिम रिजाइड कर रहे हैं इंडिया में वो सारे पाकिस्तान को दिए जाएंगे। नो, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, रिमेंबर द वर्ड डोमिनेटेड। तो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं वो पाकिस्तान में दिए जाएंगे। अब अगर डिसाइड किया गया कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं, मतलब ये जो वेस्टर्न वाला पार्ट है, वेस्टर्न इंडिया का जो पार्ट था, राइट, और ये जो ईस्टर्न एरिया था, ये जो पार्ट्स हैं ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, तो ये पाकिस्तान को दे दिए जाएंगे। अब ये तो खैर बाद में 1971 में बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को दिया गया था, बट 1971 में जब वॉर हुई तो ये बांग्लादेश बन गया, बट ये रीजन्स जो थे वो पाकिस्तान को दिए गए थे, राइट। सो दिस वॉज डिसाइडेड कि माउंटबेटन प्लान में डिसाइड किया गया कि मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन्स पाकिस्तान को दिए जाएंगे। अब डिस्प्यूट क्या हुआ, 1952 में ये डिस्प्यूट अराइज हुआ कि जो कूच बिहार और बेरूबारी यूनियन है वो तो इंडिया में है, बट दे बिलोंग टू ईस्ट पाकिस्तान। ये डिस्प्यूट हुआ और ये डिप्लोमेटिक डिस्कशंस किए गए, बहुत ज़्यादा डिस्कशंस और बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी गई, बहुत कुछ एनालाइज किया गया। फाइनली इस रिजल्ट आया डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के बाद कि येस, मिस्टेक तो हुई है, एरर तो है, क्योंकि जो बाउंड्री कमीशन था, ये हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। बाउंड्री कमीशन, आई टोल्ड यू कि पार्टीशन की बात किसने एक्सेप्ट की थी, माउंटबेटन प्लान ने एक्सेप्ट की गई थी। उन्होंने क्या किया, एक कमीशन बनाया विच वॉज नोन एज द रैटक्लिफ कमीशन। रैटक्लिफ कमीशन अंडर सर साइरस रैटक्लिफ, और उन्होंने क्या किया, बाउंड्री लाइन बनाई बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान।
तो उनको ये काम दिया गया कि भाई ठीक है, अब क्योंकि पार्टीशन हो रहा है तो कौन कौन से एरियाज कहाँ कहाँ कौन कौन सी कंट्रीज़ के पास आएंगे वो आप डिसाइड करें. बट सर साइरस रैटक्लिफ वॉज वेरी मच अनअवेयर ऑफ इंडियन बाउंड्री, इंडियन टोपोग्राफी, इंडियन जोग्राफी. उनको कोई नॉलेज नहीं थी, बट उनको ये काम दिया गया. उन्होंने कहा ठीक है, आई विल डू इट एज सेड एज ऑर्डर्ड. सो he formed the Ratcliffe line between India and Pakistan. Now you have to mention in the comment section which line is between India and China. ये आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को मेंशन करना है, राइट, कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन सी लाइन है. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रैटक्लिफ लाइन है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो इन्होंने क्या किया, ठीक है भाई, पार्टीशन कर दिया, एरियाज डिफाइन कर दिए, इतने पर्टिकुलर एरियाज इंडिया के पास रहेंगे, दिस एरिया विल बी विद पाकिस्तान. बट एरर कहाँ हुआ कि जब बाद में ये एनालाइज किया गया कि कूच बिहार और बेरीबारी जो है वो बेसिकली जो एनक्लेव्स हैं वो तो पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान को मिलने चाहिए थे, पर वो इंडिया में है. तो डिप्लोमेटिक डिस्कशंस के बाद ये देखा गया कि येस एरर रहा है इस केस में, और हम लोगों को जो सदर्न रीजन है बेरीबारी यूनियन का वो पाकिस्तान को देना चाहिए. ये डिस्कस किया गया एज पर डिप्लोमेटिक डिस्कशंस. सो व्हाट हैपेंड, एंट्री 14 जो देखें, एंट्री 14 की गई लिस्ट 1 में. लिस्ट 1 इज द यूनियन लिस्ट. तो यूनियन लिस्ट पे कौन काम करते हैं, द यूनियन गवर्नमेंट एंड आर देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू. उन्होंने डिसाइड किया कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन से ये डिसाइड किया जाएगा कि जो 7 शेड्यूल है जिसमें यूनियन लिस्ट 1 है, जो इसमें हमारी लिस्ट 1 है, दैट इज द यूनियन लिस्ट, उसमें जो एंट्री 14 है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा. एंड फाइनली अ नेहरू नून अग्रीमेंट टुक प्लेस ऑन 10 सितंबर 1958. पंडित नेहरू वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मिस्टर नून वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. तो नेहरू नून अग्रीमेंट हुआ 10 सितंबर 1958 को, और ये डिसाइड किया गया कि ठीक है हम ये एरियाज आपको देंगे. पर अब क्वेश्चन क्या हुआ कि यहाँ के लोग तो नहीं चाहते थे पाकिस्तान में जाना. सो व्हाट डिड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डू, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आस्क्ड द सुप्रीम कोर्ट. तो उसको कहा गया प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का मतलब है आर्टिकल 143 के अंडर जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि इज इट वैलिड कि इस तरह से एग्जीक्यूटिव डिसीजन के थ्रू क्या हम अपने जो टेरिटरीज हैं उनको दूसरी कंट्री को दे सकते हैं, क्या ये वैलिड है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है या सब्सट्रैक्शन की बात कहीं नहीं हुई है. सो देयर वाज अ प्रेसिडेंशियल रेफरेंस. प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट में एक जो रेफरेंस दिया और सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि क्या हम ये कर सकते हैं, इज इट करेक्ट, इज इट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इज इट करेक्ट और इज इट इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. दिस वाज आस्क्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. बिकॉज बाय सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग पढ़ते ही हैं कि हमारी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट जो है इंटरप्रेट करते हैं, हमारे गार्डियन है ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ अंडर आर्टिकल 143. ये आपको जरूर याद रखना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. So this presidential reference was also termed as the Berubari Union case of 1960. ठीक है, अब उसमें ये पूछा गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है या एग्जीक्यूटिव डिसीजन से हम सीधे सीधे अपनी टेरिटरीज को पाकिस्तान को सीड कर सकते हैं. ये एक क्वेश्चन था. Also, this was asked whether Nehru-Noon agreement is enforceable. Does the Prime Minister has the power to cede a territory of India to another country? ये दो questions important questions थे जो कि जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था उसमें पूछे गए अंडर द बेरूबारी यूनियन केस ऑफ 1960. दीज वर 2 important questions. So सुप्रीम कोर्ट सेड आर्टिकल 3 इज नॉट इनफ. आप एक आर्टिकल 3 यूज करके सीधे सीधे कंट्री के टेरिटरीज को सीड नहीं कर सकते. आपको आर्टिकल 368 यूज करके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा इफ यू वांट टू सब्सट्रैक्ट अ टेरिटरी फ्रॉम इंडिया. तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव डिसीजन से नहीं हो सकता बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर. हम देखते हैं ना चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम है इंडिया में, लेजिस्लेचर को आंसरेबल है जो हम लोग के जो एग्जीक्यूटिव हैं. सो एग्जीक्यूटिव डिसीजन से दिस इज नॉट पॉसिबल एंड आर्टिकल 368 मस्ट बी यूज्ड, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब प्रीएम्बल की बात क्यों हुई, क्योंकि हमने देखा है दैट द प्रीएम्बल कंसिस्ट ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड सच एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक. तो अगर हम सोवरेन हैं, प्राइम मिनिस्टर सेड
कि मेरी भी तो राइट होनी चाहिए कि भाई मैं अगर सोवरेन हूँ, आई एम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल हैव चोजन मी, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, आई शुड ऑल्सो हैव द राइट कि भाई मैं एक टेरिटरी को इफ इट इज एन एरर देन आई कैन सी द टेरिटरी टू अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बट बिकॉज वी आर सोवरेन, क्या सोवरेनिटी ये एश्योर करती है? सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? दैट आर इंटरनल मैटर्स वोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द आउटसाइड इन्फ्लुएंस. ठीक है, कि बाहर से कोई हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकता. तो ये एक रीजन था कि नहीं, ऐसे तो आप सेट नहीं कर सकते बिकॉज वी आर अ सोवरेन कंट्री. बट सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द वर्ड सोवरेन इज एडेड और द वर्ड सोवरेन इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि प्रीएम्बल जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ऐड नहीं किया गया था. प्रीएम्बल बेसिकली लास्ट में ऐड किया गया था. अगर आपको हमारा लास्ट लेक्चर याद हो, हमने तब भी बात की थी दैट द प्रीएम्बल इज बेसिकली रिफ्लेक्शन ऑफ द विजन. जो हमारे फोर फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनका जो विजन था उसका रिफ्लेक्शन है. So Supreme Court said that preamble is not a part of the Constitution and hence Article 368 must be used to cede the territory of India to another country. The result was Schedule 1 was amended and 9th Constitutional Amendment Act was added to in 1960 to the कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो रिजल्ट क्या था कि शेड्यूल 1 को अमेंड किया गया, उसमें ऐड किया गया कि ठीक है, इस तरह से हम कुछ टेरिटरीज हैं जो कि वहाँ सीड कर रहे हैं, इंडिया से दूर कर रहे हैं, इंडिया से हटा रहे हैं, बिकॉज दैट वाज एन एरर एंड इट वाज डन बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1960. बट व्हाट हैपेंड लेटर, विच इज अ लैंडमार्क केस ऑफ इंडिया, that is the केशवानंदन भारती केस ऑफ 1973. केशवानंदन भारती केस में SC overruled its own decision. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले मैंने डिसीजन दिया था वो सही नहीं था बिकॉज प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको याद हो तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है केशवानंदन भारती केस, विच डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है उसको डिफाइन करता है ये केस. और इसमें ये कहा गया फाइनली प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन नॉट बी अमेंडेड. I hope you have understood the lesson. If you have any doubt, you can mention it in the comment section. Thank you.